केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया बयान। कहा, उत्तराखंड की तरह हर भाजपा शासित प्रदेश में लेकर आएंगे समान नागरिक संहिता का कानून। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लोकसभा में लाने का किया स्वागत। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बताया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ की बैठक। मार्च में बजट के लिए प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की सूची तैयार करने को कहा। निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी किया मंथन। और पिहोवा में 29 जनवरी से 4 फरवरी तक बड़े स्तर पर किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तरह प्रत्येक भाजपा शासित राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। संविधान को स्वीकृति के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और पूछा कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में प्रत्येक धर्म के लिए एक समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए। आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है, आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया है। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोपों के लिए भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों को लेकर शिकायत की, उन लोगों ने ही झारखंड में जीत का जश्न मनाया, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने लोगों से पूछा था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक करना संभव है, लेकिन किसी ने भी हां में उत्तर नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को लेकर दायर याचिकाएं 24 बार खारिज की हैं। ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। संविधान के 75 वर्ष पर राज्यसभा में सोमवार को शुरू हुई चर्चा 2 दिन तक चली। लोकसभा में पिछले सप्ताह ये चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश करने का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल देश का खर्च बचेगा, बल्कि समय की भी बचत होगी तथा भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। इस बिल के आने के बाद उस समय व धन का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो सकेगा। ये बात उन्होंने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वे यहां एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों के रेल रोको अभियान पर बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए तथा उन्हें उनकी समस्या का हल निकालना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल, कर्नाटक व तेलंगाना की सरकारों को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए, न कि किसानों को झूठ बोलकर उन्हें बरगलाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए जाने की बात कहते हुए कहा कि नशाखोरी के खिलाफ प्रदेश में मुहिम चली हुई है। इस मुहिम को नई
प्लानिंग के साथ चलाया जाएगा। इसके साथ ही युवा नशाखोरी की तरफ न बढ़ें, इसके लिए बगैर पर्ची बगैर खर्ची नौकरी दी जा रही है। प्रदेश में बेहतर खेल नीति बनाकर खेलों से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। साथ ही युवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उसको सोच के हम पूरी सराहना करते हैं। कल क्योंकि ये बिल लोकसभा के अंदर जब ये इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया तो उसके ऊपर चर्चा होने के बाद वो पास भी हुआ है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। तो हमने अलग अलग युवाओं को जो सम्मान दिया है, चाहे नौकरियों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के, चाहे खेलों के अंदर बढ़ावा देने की बात हो, हमने पिछले 10 वर्षों में युवाओं को कौशल उनको करा करके उनको रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लगातार युवाओं को जो विश्वास बढ़ा है, उस विश्वास को लगातार सरकार मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी दिखाई दी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शनों को लेकर कहा कि यदि कांग्रेस जनता के लिए कार्य करती तो आज जनता उनके साथ खड़ी होती, परंतु कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किसानों, महिलाओं, युवाओं व जरूरतमंद लोगों के लिए कोई कार्य नहीं किया। लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने उदय भान का इस्तीफा मांगकर अच्छा कार्य किया है। अब कांग्रेसी आपस में ही एक दूसरे को दोष देकर झगड़ रहे हैं। कभी कांग्रेस ईवीएम को दोष देकर ईवीएम को बदनाम करने का कार्य करती है। कांग्रेसियों को जनता के हित की बात सोचनी चाहिए। सरकार की वो बातें करते हैं क्योंकि जब उन्होंने अपने आप किया नहीं, अपने आप तो वो लगे रहे लोगों को परेशानी में खड़ा करने में। वो किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना उन्होंने किसानों के लिए किया, ना उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित किया, ना उन्होंने युवाओं के लिए किया, ना उन्होंने गरीब के लिए किया। आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हो तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप ना लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा दो। कांग्रेस की फितरत रही है, परंतु सभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वो कांग्रेस की तरफ भाग गए, तो क्या करें जी, उसका इस्तीफा तो मांगना ही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं का विस्तृत चार्ट तैयार करें। योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है ताकि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की सूची तैयार करने को भी कहा ताकि उन्हें मार्च में पेश होने वाले बजट में शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया कि वे ग्राउंड स्तर पर जाकर विकास कार्यों का जायजा लें और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आगामी शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों, मुख्यमंत्री के धन्यवादी दौरों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वार्डबंदी का कार्य प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और श्रुति चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि बैठक में हर हलकों के मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज की बैठक नियमित मुद्दों को लेकर थी जो मुख्यमंत्री सप्ताह में एक बार लेते हैं। बैठक में सरकार के 100 दिन के रोड मैप पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री कालका विधानसभा से धन्यवादी दौरों की शुरुआत करेंगे। 1 दर्जन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और मंत्रियों के साथ डिस्कशन का ये तो रेगुलर प्रोसेस है। इसमें कोई नहीं स्पेसिफिक कोई बात हो रही है। देखिए 100 दिन का रोड मैप और जो हमारा संकल्प पत्र है सभी पर चर्चा हुई है और उस पर काम आगे बढ़े और तेजी से बढ़े उस संकल्प पत्र पर भी, तो ऐसी चर्चा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल से अपना पूरा हरियाणा का दौरा शुरू कर रहे हैं, तो उसका भी रोड मैप पहले तैयार और जितनी 10-12 रैलियां अभी तक जो मेरी जानकारी में वो निश्चित हो चुकी हैं, बाकी रैलियों के निश्चित हो रही हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत पेंडिंग जो काम था, आज वो पूरा होने का काम हुआ। वो बिल एक्सेप्ट हो गया, 220 मत उसके पक्ष में आए और 149 उसके खिलाफ आए और वो एक्सेप्ट हो गया। अब उस पर चर्चा होगी और आने वाले 1-2-3 दिनों में मुझे लगता है कि वो बिल भारी मतों से पास हो जाएगा।
वहीं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि बैठक में बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादों पर काम करने को लेकर बात हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूरे दमखम के साथ ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। एक मजबूत नेता ही ऐसे फैसले ले सकता है। ये उसी दिशा में लिया गया फैसला है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। संकल्प पत्र में लिखा गया था, जिसके जो विभाग से जो संबंधित है उसको शीघ्रता से पूर्ण करा जाए और उस पे सारे के सारे जुटे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दमखम के साथ ऐतिहासिक फैसले हमारे देश के हित में लिए हैं और मेरा मानना है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर इस किस्म के निर्णायक डिसीजंस ले सकते हैं और ये उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में एक फैसला उन्होंने लिया है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ स्थित राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पार्टी के कई विधायक भी शामिल हुए। ज्ञापन सौंपने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर पूरे देश में प्रदर्शन कर राज्यपालों को ज्ञापन भेजे हैं। ज्ञापन में किसानों की समस्याएं, पूंजीपतियों को संरक्षण, भ्रष्टाचार और मणिपुर जैसे मुद्दों को उठाया गया है। आज देश का किसान सरकार की गलत नीतियों से परेशान होकर आंदोलन करने को मजबूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि संसद में कांग्रेस किसानों का मुद्दा नहीं उठाती, उनको संसद की प्रोसीडिंग भेजनी पड़ेगी। पार्टी के सांसद सदन में किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। वहीं निकायों के चुनाव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उनका जीवन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। पैदल जत्थे को भी रोक रहे हैं। यह प्रजातंत्र है। जब उन्होंने फैसला कर दिया था कि ट्रॉली लेके जाएंगे, हम 100 के जत्थे लेके जाएंगे, उसको भी रोक रहे हैं। क्यों? उनकी मांग जायज है और सरकार ने माना था देंगे और कई 2 साल हो गए, अब तक कोई उसकी बात नहीं। तो उनसे बात करके तुरंत समाधान निकालना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है ये, किसान के हित की बात है। सारा देश का किसान चिंतित है इस बात से और आज पूरा किसान जाग चुका है। फिर मणिपुर है, ऐसे कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये रोष मार्च था हमारे पार्टी का, जो उनका पता ही नहीं संसद में कौन क्या बोला है? पहले पता कर लो, नहीं तो मैं कह दूंगा जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग उनके पास भिजवा दूंगा। थोड़ी नीचे कर ले, बाकी फैसला करेंगे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सहित अन्य नेताओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने राज्यपाल से खन्नौरी व शंभू बॉर्डर को खुलवाने व किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। किसानों की सभी मांगों को पूरा कर जल्द एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों की लड़ाई लड़ रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है और सरकार को जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को किसानों की चिंता नहीं है। कांग्रेस के नेता और सांसद ने एक दिन भी किसानों की मांगों को लेकर कभी भी आवाज नहीं उठाई। हमने महामहिम से कहा है कि ये सरकार लगातार लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। मैं स्वयं दोनों बॉर्डर के ऊपर जाकर के हम सारे साथी होकर के आए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी है महामहिम से कि आप दखल करें और सरकार से कहें कि भी इस तरह से रास्ते बंद करके आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। महामहिम ने भी चिंता जाहिर करी इस बात के ऊपर कि भी इस तरह से अगर किसी को रोक रखा है तो गलत है। खास करके इस बात को लेकर के चिंता जाहिर करी भी किसान को जाने से, दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस को तो कोई चिंता है ही नहीं। कांग्रेस की तो आज की ले लो आप, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज डलेवाल की तो हालत ऐसी है कि वो किसी वक्त कोई भी खबर आ सकती है, नाजुक स्थिति है उनकी। कांग्रेस बजाय उनकी चिंता करने के, किसान की चिंता करने के, अडानी वाले इश्यू को लेकर के कहीं मार्च कर रही है पूरे देश के अंदर।
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 26 नगर समितियों के वार्डों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत के नगर निगमों के वार्डों तथा नगर परिषद अंबाला सदर, पटौदी, जटोली मंडी और सिरसा के वार्डों की मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला की बराडा, भिवानी जिले की बवानीखेड़ा, लोहारू व सिवानी, जिला फतेहाबाद की जाखल मंडी, जिला गुरुग्राम की फरुखनगर, जिला हिसार की नारनौंद, जिला झज्जर की बेरी, जिला जींद की जुलाना व सफीदों, जिला कैथल की कलायत, सीवन व पुंडरी, जिला करनाल की इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध व तरावड़ी, जिला कुरुक्षेत्र की इस्माइलाबाद व लाडवा, जिला महेंद्रगढ़ की अटेली मंडी व कनीना, जिला नूह की तावड़ू, जिला पलवल की हथीन, जिला रोहतक की कलानौर, जिला सोनीपत की खरखौदा और जिला यमुनानगर की रादौर नगर समिति के वार्डों की मतदाता सूचियों को भी अपडेट किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 9 दिसंबर से 16 दिसंबर 2024 तक उपरोक्त नगर निगमों तथा नगर परिषदों, समितियों के वार्डों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूचियों और सभी अनुपूरकों को वितरित किया जाएगा। दावे और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन 17 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियां पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष 23 दिसंबर तक प्रस्तुत किए जाएंगे। पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटान 27 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त को अपील करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। उपायुक्त द्वारा अपीलों के निपटान की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2025 है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ 29 जनवरी को आदि बद्री से होगा और 29 जनवरी से ही पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर सरस मेले का उद्घाटन होगा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने कुरुक्षेत्र में जानकारी देते हुए बताया कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। महोत्सव के दौरान पिहोवा में 7 दिन के लिए सरस्वती तीर्थ पर सरस मेला लगाया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों से DRDA के माध्यम से शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाएगा। इस मेले में लगभग 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र, पिहोवा, ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर पर भी किए जाएंगे। पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर वैश्विक गीता पाठ की तर्ज पर हजारों विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना करने की योजना तैयार की गई है। सरस्वती महोत्सव में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। गीता जयंती की तरह हमने अच्छे लेवल पे मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन महोत्सवों पे आकर भी अपनी संस्कृति को देखते हैं और इसीलिए हमने ये सरस्वती का महोत्सव अब की बार 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का हमारा जो महोत्सव रहेगा। इसमें 2 फरवरी की हमारी बसंत पंचमी है, उसके बाद क्राफ्ट और हस्तशिल्प जो मेला है वो चलता रहेगा। यानी कि लगभग 7 से 8 दिन का अब की बार हम ऐसे जो शिल्पकार हैं, जो मेले में आने वाले लोग हैं दूर दूर से, उन सबको हम दे रहे हैं। बहुत अच्छा अब की बार हम आयोजन सरस्वती बोर्ड की ओर से जिला प्रशासन के साथ अभी हमारी बैठक जो है DC नेहा मैम के साथ और पूरी टीम के साथ हुई है। KDB का भी हमारा सहयोग है, तो एक बहुत अच्छा महोत्सव अब की बार हम मनाने जा रहे हैं। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अधीक्षण अभियंता अरविंद कौशिक ने बताया कि इस महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिनमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ ही जाने माने कलाकारों को भी आमंत्रित करने की योजना है। और इसके लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो चुके हैं और हमारी पूरी टीम पूरे तन मन से इसके ऊपर जुटी हुई है। बहुत अच्छे ढंग से माँ सरस्वती का जो महोत्सव है, माँ सरस्वती वाणी और पानी की देवी है। जो इसमें पानी को लेके जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें सरस्वती का विशेष योगदान रहेगा। हमारा कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो डार्क जोन में चले गए हैं, माँ सरस्वती का जो प्रोजेक्ट पूरा होएगा, ये डार्क जोन को खत्म करेगा और हमारी संस्कृति को फिर से नई ऊंचाइयों तक ये इसका प्रवाहमान करेगा।
मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कल चंडीगढ़ में गुरुग्राम शहर की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। स्वच्छ हरियाणा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्टर विवेक जोशी ने अधिकारियों को नए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी करने को कहा। लगभग 14 लाख मीट्रिक टन वर्षों से जमा अपशिष्ट के लिए प्रसंस्करण के लिए निविदाएं अनुमोदन के चरण में हैं। संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से गुरुग्राम में एक स्वतंत्र ठोस निर्माण एवं विखंडन मलबा प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में एक संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता तथा सैनिटरी इंस्पेक्टर शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी आवश्यक हो मैन पावर बढ़ाई जाए ताकि गुरुग्राम में परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नरसिंहपुर गांव के पास NH 48 पर जल भराव की समस्या को बरसात के मौसम से पहले ही हल किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी जागरूक नागरिकों को तत्परता से जोड़ें, उनके सुझाव लें और उन्हें धरातल पर लागू करें। गुरुग्राम के लोक हितैषी नागरिकों को शिकायत निवारण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम के सेक्टर 65 में इलेक्ट्रिक बस डिपो के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी की जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक असर से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किसान कवच सूट जारी किया। कीटनाशकों के संपर्क में आने से श्वास संबंधी दिक्कतें और आंखों को नुकसान सहित स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कीटनाशक रोधी ये सूट किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसे उपायों से सरकार न केवल किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है बल्कि जलवायु अनुकूल कृषि और सतत विकास को भी बढ़ावा दे रही है। इस अवसर पर किसानों को किसान कवच सूट वितरित किए गए। हेल्थ केयर का इलाज होने लगा, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द फार्मर कम्युनिटी के किसान भाइयों के लिए। और इसकी ये खूबी है कि ये वॉशेबल है, 150 बार धोया जा सकता है, जो इनका शोध कहता है। लेकिन हो सकता है 150-200 बार भी धोया जा सके, 150 बार इन्होंने धो के देखा है। इसके अलावा इसकी मिनिमम लाइफ स्पैन 2 बरस है, उससे ज्यादा भी चल सकता है। किट की कीमत अभी तो 4000 है? हाँ 4000, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कुछ कमी आ जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाएगा और कुछ और माध्यम भी देखेंगे वितरण करने का। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश के सभी डिपों के बाहर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएं ताकि उपभोक्ता परेशानी होने पर अपनी बात हेल्पलाइन नंबर पर कह सकें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता द्वारा हेल्पलाइन फोन नंबर पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ताकि इस बात का ट्रैक रखा जा सके कि क्या शिकायत थी और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। डिपोओं में CCTV कैमरे लगाने की बात वे पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रदेश भर से विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलों के राशन डिपुओं और राशन आपूर्ति को लेकर जवाब लिया। बैठक में अधिकारियों ने अपनी समस्याएं राज्य मंत्री से कही और विभाग की व्यवस्था व समस्याओं पर चर्चा की। मंत्री ने पिछले दिनों जिला पलवल में राशन के कट्टे में रेत पाए जाने वाले मामले में असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दर्ज की गई FIR की स्थिति पूछी और मामले में आगे कार्रवाई नहीं किए जाने पर संबंधित AFSO को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पूरे प्रदेश में पिछले 6 माह की सभी FIR की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और राशन डिपों के तथ्यों के मेल न खाने पर भी अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि नए डिपो के लिए आवेदन ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किए जाएं और यदि आवेदनकर्ता से कोई त्रुटि हो जाती है तो जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में जाकर उसे ठीक करवाया जा सकता है। किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर आज पंजाब में विभिन्न स्थानों पर दोपहर में ट्रेनों को रोका गया। इसके चलते अंबाला में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक लगभग 2 दर्जन रेलगाड़ियां प्रभावित रहीं। हालांकि किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे द्वारा पहले से ही व्यापक प्रबंध किए गए थे। सीनियर DCM नवीन कुमार ने बताया कि आज ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे स्टेशनों पर घोषणाएं करवाई जा रही थी। रेलगाड़ियों को उन्हीं स्थानों पर रोका गया जहां पर यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध
उपलब्ध थीं। इसके अलावा अंबाला कैंट जैसे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात रखें, लेकिन इस प्रकार से ट्रेनों को रोकने से आम जनता को भारी परेशानी होती है। की तरफ से तो यही अपील है कि जब ट्रेन या कोई यातायात रुकती है तो उससे आम आदमी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसानों की जो मांग है वो उचित माध्यम से सरकार के साथ बातचीत करें, आम यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इस विषय में हम सभी को मिलकर सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। फिलहाल तो चूंकि ये 3 घंटे का आह्वान जो हमें पता चला किसानों ने किया है 12 से 15 बजे तक के लिए, तो अभी तो हम ट्रेनों को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो फिर इस विषय में देखा जाएगा कि ट्रेनें कैंसिल होंगी या क्या होंगी। फिलहाल ट्रेनें हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ट्रेनों को रेगुलेट करके चला रहे हैं। वहीं आज अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कई यात्रियों ने बातचीत में बताया कि उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को ट्रेनें नहीं रोकनी चाहिए, इससे हम जैसे यात्रियों को परेशानी होती है। लिया था जींद से, अब मुझे वापस जाना है पश्चिम एक्सप्रेस से, मैं पानीपत से बस पकड़ूंगा, लेकिन मैं काफी देर से परेशान हूँ। गाड़ियाँ लेट है, पूछा जाता तो कहते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से गाड़ियाँ रोकी हुई है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जो है किसान आंदोलन की वजह से जो है ट्रेनों को जो है रोक दी गई है, 3-4 घंटे के बाद खुलेगी। देखिए, किसान आंदोलन कर रहा जो है उनका हक है, आंदोलन करें, लेकिन इस तरह ट्रैक पे जो है रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर के ट्रेनों को रद्द कराएं और खुद को जो है अपनी जान को जोखिम में डालें और लोगों को भी परेशान करें। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, अभी तक मतलब गाड़ी आई नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है हम लोग। किसानों ने तो रोकी है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बोल रहे हैं कि ट्रेन लेट है, किसान आंदोलन के कारण लेट है, ये तो सही नहीं है। सही नहीं मानते हैं कि पब्लिक परेशान है तो सही थोड़ी है। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं किसानों के लिए। भारतीय नागरिक अगले वर्ष जनवरी से श्रीलंका की वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। भारत उन 39 देशों में शामिल है जिनके लिए श्रीलंका ने वीजा मुक्त यात्रा की व्यवस्था की है। भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरात ने कल नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसदीय गजट अधिसूचना जनवरी में जारी की जाएगी। हेरात ने आशा व्यक्त की कि भारत भी श्रीलंका के नागरिकों के लिए ऐसी सुविधा देगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है जिनके आधार पर द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका आने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। वे 15 से 17 दिसंबर तक 3 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक के शिष्टमंडल में शामिल थे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पंचकुला के सेक्टर 7 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने शिक्षकों से निवेदन किया कि वे विद्यार्थियों में संस्कारों का समावेश करने में पूर्ण योगदान दें, क्योंकि आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। संस्कार देने का सबसे बड़ा केंद्र विद्यालय ही होता है, इसलिए विद्यालय के शिक्षकों का ये प्रथम कर्तव्य है कि विद्यार्थियों में संस्कार युक्त शिक्षा का समावेश करें। संस्कारों में कमी से समाज को उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। संस्कारों में कमी दीमक की तरह होती है जो धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर सकती है। इसके लिए उन्होंने एक निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सदैव विरोध करने की नीति को ही अपनाती आई है। इसको कौन ठीक करेगा, इसलिए आपके सामने विषय 2047, उससे पहले हमें तैयार होना है और हम तभी तैयार होंगे जब हम अपने विचार को जानते होंगे, समझते होंगे और अपने आचरण आचार व्यवहार में डाल चुके होंगे। तभी तो हमारे पंडित पुरोहित बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का। तो ये 4 चीजें हमने बचानी है। यही चुनौतियां, यही चैलेंज हमारे सामने हैं। सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आप लोग तैयार हैं। हमारे को अच्छे कुम्हार मिले हैं जो हाथ नीचे लगाकर घड़े को ऊपर से पीट के हम लोगों को नीचे सपोर्ट भी रखते, ऊपर 2000 जमाते भी है, तभी अच्छे घड़े का निर्माण होता है।
इस मौके पर उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी हैं। विद्यार्थियों को खेल और अन्य गतिविधियों में भी अपनी सहभागिता दर्ज करनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में बच्चों की भागीदारी बढ़े, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। पूर्व विधायक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने कल विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामबीर सिंह और महासचिव रणबीर मंदौला पूर्व विधायकों की मांगों के बारे में विस्तार से बात रखी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विस अध्यक्ष को बताया कि छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायकों को इलाज के लिए चिकित्सा भत्ता व अन्य सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रतिमाह कम से कम 20,000 रुपये आउटडोर इलाज के लिए दिया जाए और इंडोर इलाज के लिए कैशलेस कार्ड उपलब्ध करवाए जाएं। वहीं एसोसिएशन के महासचिव रणबीर मंदौला ने कहा कि 60 वर्ष की उम्र के बाद पूर्व विधायकों को बैंक लोन नहीं देते। हिमाचल प्रदेश में पूर्व विधायकों को 4% ब्याज पर लोन दिया जाता है। हरियाणा में भी पूर्व विधायकों को इसी तर्ज पर कार खरीदने व मकान की मुरम्मत के लिए विधानसभा से 25 लाख रुपए का लोन दिया जाना चाहिए। इसकी रिकवरी पेंशन से की जा सकती है। पूर्व विधायकों के प्रति सरकारी अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार की शिकायत पर विस अध्यक्ष ने कहा कि हर पद पर बैठे व्यक्ति को शिष्टाचार और मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फतेहाबाद जिले के गांव बादलगढ़ के किसान डॉक्टर हंसराज ने पारंपरिक खेती छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलता का परचम लहराया है। डॉक्टर हंसराज 10 से 15 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर सरवन ने बताया कि हरियाणा सरकार ही केवल ऐसी सरकार है जो बागवानी के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम कर रही है। सरकार समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं लाती रहती है। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए हरियाणा सरकार ड्रिप सिस्टम के तहत सब्सिडी प्रदान करती है। उन्होंने कहा, विदेशी फल होने के कारण देश में इसकी खेती की सही जानकारी के अभाव में ये बाजार से अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। फसल विविधीकरण के अंतर्गत इसकी खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। 43,000 रुपये अनुदान राशि दे रहे हैं, जिसमें किन्नू, मौसमी, माल्टा, नींबू, अमरूद, इसके अलावा जो सामुदायिक टैंक और व्यक्तिगत टैंक है उसके लिए भी 100% व 70% अनुदान राशि है वो किसानों को दी जा रही है। किसानों का लगातार बागवानी की तरफ रुझान बढ़ रहा है और हर साल जो क्षेत्र में जो है बागवानी के वृद्धि हो रही है जिले के अंदर। जैसे हम स्पाइसिस पे है उस पे भी सब्सिडी है और हरियाणा के अंदर जो नेबरिंग स्टेट है उसमें हरियाणा में बागवानी विभाग में सबसे ज़्यादा अनुदान राशि है वो किसानों को दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान है वो बागवानी की तरफ रुझान कर सकें। डॉक्टर हंसराज ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रति एकड़ शुरुआती खर्च लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। पौधों की रुपाई के बाद पहली फसल 18 से 24 महीनों में तैयार होती है। प्रति एकड़ सालाना औसतन 5 से 7 टन फल उत्पादन होता है, जिससे किसान को लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई होती है। हरियाणा सरकार किसानों को इस विशेष फसल पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद और आसपास के इलाकों के कई किसान अब ड्रैगन फ्रूट की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। फतेहाबाद के ही एक अन्य किसान राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इस साल 5 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। शुरुआती खर्च तो ज्यादा है, लेकिन सरकार की सब्सिडी से काफी राहत मिलती है। उन्होंने आगे बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम पानी में भी सफल हो जाती है। मेरा भतीजा बाहर काम सर्विस करता था, वहाँ जाके ये खेती देखी फिर ड्रैगन फ्रूट की। उसके बाद हमने ड्रैगन फ्रूट लगाना शुरू कर दिया। 10 और 15 एकड़ के बीच में हमारा ड्रैगन फ्रूट है और दूसरी फसलों से ये अच्छा मतलब बेनिफिट है। जीरी और कनक से ये ज़्यादा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।